हेलो फ्रेंड्स, बागली की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और मैं आई हूँ अपनी आवाज़ में लेकर बागली की दुनिया की पूरी कहानी। तो सुनिएगा। सबसे पहले सीन में दिखाया गया है कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हर्षद जिसे फ्लैट में रखा है उसे वो लोग चोर समझ जाते हैं कि वो बैंक से पैसा चोरी करके आया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं रहती है, वो कोई चोर नहीं है, बल्कि जो पुलिस वहाँ पे आई थी इन लोगों के पास, वो लोग चोर रहती है और उसके पैसे जांच पड़ताल के क्रम में उठा के ले जाती है। और साथ ही हर्षद अपनी जान छुड़ाने के लिए और 50,000 रुपया उन्हें देता है। तो ये सारी बात पता चलने के बाद इन लोगों के तो होश उड़ चुके हैं। और जब वो बताता है, यानी कि रंजीत जो कि किराएदार है, वो बताता है कि वो जो पैसे आपने उन लोगों को दे दिए, वो पैसे किस काम के थे आप लोगों को मालूम भी है। एक अनाथ आश्रम के बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट होना है और उसी के लिए पैसा ये मैंने जमा किया था। कितनी मुश्किल से ये पैसा मेरे पास आया था और परसों उस बच्चे का किडनी का ऑपरेशन होने वाला है, किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है। और ये इस चीज़ के लिए मैंने कितनी मुसीबतें उठाई है। मेरे साथ साथ और भी कुछ लोग हैं। अब अगर ये 5 लाख रुपये नहीं मिलेंगे जो आपने उन लोगों को दे दिए, तो उस बच्चे का कैसे होगा ऑपरेशन? आप बोलिए। अगर उस बच्चे की जान चली गई और फिर अगर मान लीजिए कि बाद में किया भी गया, तो इससे बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। और फिर अभी तो इसके लिए हमें डॉक्टर से बात हो चुकी है, हॉस्पिटल में सारा चीज़ हो चुका है। बस ये 5 लाख रुपये था जिसे मुझे जमा करना था। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है रंजीत, वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो हर्षद का कॉलर पकड़ लेता है। और हर्षद जो है वो छुड़ाता है बड़ी मुश्किल से और कहता है कि हाँ, मुझसे भूल हुई है। मैंने ये पैसा जो उन लोगों को पुलिस समझ के मैं दे दिया, मैंने ये भूल की है। लेकिन तुम मत घबराओ, भगवान बहुत बड़ा है और भगवान कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। तो रंजीत कहता है कि आज के ज़माने में भगवान कोई उपाय नहीं निकालते हैं। अब जब वो पैसा चला गया तो थोड़े ही ना हाथ में आने वाला है। तो हर्षद कहता है कि नहीं रंजीत भाई, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे और मैं आपको 24 घंटे के अंदर 5 लाख रुपया दूंगा, ये आप याद रखिए। ये बात सुनकर रंजीत जो कहता है, आप कहाँ से लाएंगे 24 घंटे के अंदर ये 5 लाख रुपए? तो वो बोलता है कि कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं 5 लाख रुपए ला के दूंगा और उस बच्चे का ऑपरेशन होगा। उसके बाद हर्षद ये बात तो बोल जाता है, लेकिन उसे खुद नहीं मालूम है कि इतनी जल्दी कैसे उन लोगों को जो नकली पुलिस बन के आई थी उन्हें ढूंढेगा और वो 5 लाख रुपए निकालेगा। और इसके लिए जोशी पूरा भी कहता है कि तुमने कह तो दिया, लेकिन तुम लाओगे कहाँ से? अब आगे के सीन में राजेश वागले जी के ऑफिस का दिखाया गया है। राजेश वागले ऑफिस में बैठे हुए हैं और लैपटॉप वो खोले हुए हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, पर वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो उनके साथ ऑफिस में काम करते वो लोग सभी सोचते हैं कि लगता है वंदना भाभी की वजह से राजेश सर जो हैं वो दुखी हैं और इसलिए हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। और राजेश वागले का ध्यान लगा हुआ है वंदना पे, क्योंकि उन्होंने वंदना को कह रखा है कि तुम्हें एक एक घंटे पे मुझे फ़ोन करना है। अब उनके जो सहकर्मी हैं वो लोग राजेश वागले को हंसाने के लिए कुछ चुटकुले कुछ कुछ सुनाते हैं, लेकिन राजेश वागले को कोई हंसी नहीं आती है। उनका ध्यान तो बस फ़ोन पे है। और तभी वंदना का फ़ोन आता है। वंदना का फ़ोन उठाने के साथ राजेश वागले भी जैसे जान में जान आ जाती है, लेकिन वो फिर नाराज़ होते हैं तब जब वंदना कहती है कि वो पास की सोसाइटी में सब्जी लाने के लिए पैदल गई थी। तो राजेश वागले काफ़ी गुस्साते हैं और कहते हैं कि अब तुम सब्जी लेके ऊपर नहीं चढ़ोगी, तिवारी से कहो वो ऊपर पहुंचा देगा। और तिवारी जो है वो वंदना से कहता भी है, वॉचमैन, कि मैं पहुंचा देती हूँ, लेकिन वंदना कहती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, क्यों तुम इसे इतना हाइप बना रहे हो? मैं लेके सब्जी, मैं बगल की सोसाइटी से सब्जी अगर ला सकती हूँ तो लिफ्ट से ऊपर नहीं जा सकती हूँ? लेकिन राजेश वागले बार बार कहते हैं कि नहीं, तिवारी से कहो। तो वो बोलती है कि तुम ऑफिस के काम में, लगता है तुम्हारे पास ऑफिस में काम नहीं है इसलिए तुम ये कर रहे हो। चुपचाप से ऑफिस के काम में मन लगाओ और मेरी इतनी फिक्र मत करो। तो राजेश वागले कहते हैं कि फिक्र तो करूँगा ही ना, और तुम फिक्र नहीं करने दोगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर राजेश वागले कहते हैं कि अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन तुम एक एक घंटे पर मुझे फिर से फ़ोन करोगी, मुझे तुम्हारा अपडेट मिलते रहना चाहिए।
तभी यहाँ पे कियारा मैडम आती हैं। राजेश वागले जैसे फ़ोन रखते हैं, कियारा मैडम आती हैं और कियारा मैडम सबसे पहले राजेश वागले से ऑफिस का हालचाल और वंदना का हालचाल पूछती हैं। तो राजेश वागले कहता है कि हाँ सब ठीक है। तो कियारा मैडम बोलती है कि क्या उनके कैंसर का फाइनल रिपोर्ट आ गया है? तो वो बोलता है, राजेश वागले बोलते हैं कि शाम को आएगी। अब इधर और फिर राजेश वागले जो हैं वो कियारा के साथ उनके ऑफिस में कुछ पर्सनल बात करने जाते हैं। अब इधर कॉलेज की कैंटीन में विवान और सखी बैठे हुए हैं। विवान से सखी जो है अपनी मम्मी की जो प्रॉब्लम है उसे शेयर कर रही है, यानी कि मम्मी किस तरह से काम करती थी, अभी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया है तो वो किस तरीके से घर को संभाल रही हैं, हम लोगों को महसूस नहीं होने देती हैं कि उन्हें इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, हमेशा हमें पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश करती हैं। मालूम नहीं विवान की अंदर उनके क्या चल रहा है। सखी के मन की ये बातें सुनने के बाद विवान जो है वो समझ जाता है कि सखी काफ़ी दुखी है और उसे गले से लगाकर सांत्वना देने की कोशिश करता है और वो सांत्वना दे रहा है। तभी विवान की गर्लफ्रेंड अनविता वहाँ से आ जाती है और अनविता जो है वो विवान को देख लेती है कि वो किस तरीके से सखी को अपने कंधे पे सर रख के और सांत्वना दे रहा है। तो वो गुनगुन वहाँ पे रहती है, गुनगुन से कुछ कहती है तो गुनगुन कहती है कि देख अनविता तू गलत मत समझ, तुझे मालूम भी नहीं है कि सखी की मम्मी को कैंसर हो गया है। सखी की मम्मी को कैंसर हो गया ये जानते के साथ अनविता बहुत दुखी होती है और वो भी आके सखी को गले से लगा लेती है और सखी से कहती है कि तू परेशान मत हो सखी, आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सखी अनविता के गले लगाने से कुछ हैरत में पड़ जाती है, लेकिन अनविता वहाँ से फिर तुरंत चली जाती है। अब इधर घर का सीन है, यानी कि हमारी जो वंदना वागले जी हैं वो कुछ खास की हैं आज बच्चों के लिए। बच्चे अपने अपने कमरे में हैं और वंदना उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाती है। बच्चे पूछते हैं, यानी कि सखी और अदर, कि ऐसा क्या हुआ मम्मी, क्यों हमें बुला रही हो? तो मम्मी कहती हैं, यानी कि वंदना जी, कि आज मैं वागले थिएटर में तुम लोगों को एक फ़िल्म दिखाने वाली हूँ और इसलिए ये पॉपकॉर्न और चिप्स वगैरह अरेंज की हूँ। बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप कौन सी फिल्म दिखा रही है हमें? तो देखती हैं, बच्चे सामने देखते हैं और वंदना कहती है कि मैंने तुम लोगों के बचपन की फिल्म लगाई है। और उसके बाद सामने टीवी पर वो एक पुराने पेन ड्राइव से जो पुराने बहुत सारे फ़ोटो और बच्चों के जो उसने वीडियो वगैरह बनाए थे उसको वो सामने स्क्रीन पर चला देती है। बच्चे उसमें बचपन की तस्वीरें और अपने बहुत सारी तस्वीरें मम्मी पापा के साथ देखकर खासकर अदर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और मम्मी के गोद में सर रखकर फूट कर रो पड़ता है। अब इधर हर्षद जो है वो ज्योति के साथ बैठा हुआ है और सोच रहा है कि ये जो चोर पैसे लेकर चला गया ये कैसे मैं मूर्ख बन गया। तभी वहाँ पे जोशी पूरा आता है और हर्षद को कहता है कि हर्षद देख मैंने चोर को ढूंढ लिया। तो हर्षद जोशीपुरा की इस बात से काफ़ी खुश हो जाता है। तो जोशीपुरा कहता है कि पहले ये तो जानो कि मैंने चोर को पकड़ा कैसे। तो हर्षद कहता है कि बताओ। तो जोशीपुरा जो है वो बोलता है कि देख मैंने कैमरे से फुटेज निकाला है और ये जो फुटेज है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग किस तरह से पुलिस के ड्रेस में आए थे। तो इस पर हर्षद कहता है कि तू है मूर्ख का मूर्ख, अब इसमें किसकी शक्ल दिख रही है? सबने तो पुलिस की टोपी भी पहन रखी है। तो इस पर जोशी पूरा कहता है कि कहा ना कि तुम मूर्ख हो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये देखो मैंने ये जो जिस गाड़ी में आए थे ना, जिस पुलिस की जीप में, उसका गाड़ी का नंबर देख। अगर इस गाड़ी के नंबर को पता करें तो चोर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो इस पर हर्षद कहता है कि ये बात तो तूने ठीक कही है दक्कू भाई। तो जोशीपुरा यानी कि दक्कू भाई कहते हैं कि वो तो मैं जानता हूँ, ये सब परम पूज्य वंदना भाभी की वजह से हुआ है। तो हर्षद कहता है कि लेकिन इस काम के लिए हम लोग नहीं हैं, हम लोग उसे नहीं पकड़ सकते हैं। तो इस पर दक्कू बोलता है कि इसका भी मैंने सोचा है, वो जो अपना मनोज है ना वो इस काम को कर सकता है, हम लोग नहीं पता कर सकते। और वो लोग तुरंत यहाँ मनोज के पास आते हैं कि मनोज भाई ऐसे ऐसे हमें चोर को पकड़ना है, एक गाड़ी हाथ लगी है, एक गाड़ी के पीछे। तो मनोज कहता है कि हाँ मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ
पहले के दिनों में तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हर्षद तू पकिया को बहुत उस दिन भला बुरा बोला था, तू उससे माफ़ी मांग ले। अब हर्षद मरता ना क्या करता, वो सोचता है कि अगर हमें मनोज से काम लेना है तो पकिया से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, और फिर वो पकिया से माफ़ी मांगता है। उसके बाद मनोज को वो लोग वो गाड़ी दिखाते हैं, मतलब मोबाइल पे दिखाते हैं और जीप का नंबर वगैरह दिखाते हैं। तो मनोज कहता है कि ये तो मैं अकेला नहीं पता कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी कहाँ से निकली है, यानी कि ये पुलिस की जीप किसकी है और कहाँ से निकली है। उसके बाद मनोज जो है उस व्यक्ति को फ़ोन लगाता है जो ये काम उसको करके दे सकता है। पहले तो वो व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता है और काफ़ी मुश्किल के बाद एक व्यक्ति जिसे मनोज जानता है वो फ़ोन उठाता है। वो देखता है कि मनोज ने उसे फ़ोन किया है, तो वो कहता है कि क्या मनोज भाई, इतने दिनों से आप तो ये काम धंधा ही छोड़ लिया, जब से शादी किया है अच्छे बंदे बनने की कोशिश में लगे, हमें तो भूल ही गए। तो मनोज कहता है कि छोड़ इन बातों को, अभी मेरा एक काम है, सो कर। उसके बाद मनोज जो है वो जिप की फ़ोटो उस व्यक्ति को भेजता है मोबाइल पे, और वो व्यक्ति जो है वो देखता है और कहता है कि देख भाई, ऐसा है मनोज कि ये सब नॉर्मल जीप नहीं है, जनरल नहीं है, ये सब जो नाटक कंपनी थिएटर वगैरह चलाते हैं ना, नाटक ड्रामा कंपनी, ये लोग नकली पुलिस की ड्रेस रखते हैं और इस तरह की गाड़ी को वो लोग हायर करते हैं पुलिस की जीप में। ये हम जैसे छोटे मोटे धंधे वाले लोग, चोर उचक्के लोग नहीं करते हैं ये सब। ये ज़रूर किसी नाटक कंपनी के लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की गाड़ी को हायर किया होगा। तो अब आगे क्या दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात दिखाई जा रही है। इधर दिखाया जा रहा है कि हर्षद चेक पर साइन कर रहा है, 5 लाख के चेक पे, जिसे देखकर ज्योति कहती है कि ये 5 लाख का चेक आप किस लिए काट रहे हैं। तो वो बताता है कि नहीं, उस बच्चे का ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए। अब ये पुलिस जब ढूंढ के पैसे देगी देगी, जब अपने वो चोरी के पैसे आएंगे आएंगे, लेकिन अभी मैं रंजीत भाई को ये 5 लाख का चेक दे देना चाहता हूँ ताकि समय पे उस बच्चे का ऑपरेशन हो जाए। तो ज्योति कहती है कि जो आपने एक एक पैसे बचाते रहते थे, आज आपको इतना बड़ा पैसा एक बच्चे के लिए देते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो हर्षद कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास हो गया है कि जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता है, मानवता भी कोई चीज़ होती है। और इसे मैंने कल बहुत नज़दीक से महसूस किया जब रंजीत को उस बच्चे के लिए तड़पते देखा कि किस तरह से वो पैसे जमा करके एक अनाथाश्रम के बच्चे के लिए मेहनत कर रहा है, और मैं इतना पैसा कमा के भी कुछ नहीं करता हूँ। ये सारी बातें अपने पति हर्षद के मुँह से सुनकर ज्योति को काफ़ी अच्छा लगता है। और अब इधर दिखाया गया है कि मनोज जो है वो हर्षद के घर पे आता है और पकिया जो है वो दिखाता है कि ये जो गाड़ी है ना, ये किस नाटक कंपनी से, किस थिएटर से निकली है। ये गाड़ी के इस नंबर से कुछ उन लोगों को गाड़ी पे ही क्लू मिलता है, और गाड़ी के जो आसपास का क्षेत्र है उससे ये लोग क्लू कुछ निकालते हैं। तो हर्षद कहता है कि तब फिर ये आगे कैसे काम बढ़ेगा, क्योंकि हम में से तो सभी लोगों को वो जो नकली पुलिस बन के आए थे वो चोर पहचानते हैं। हम लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो हम लोगों को पहचान लेगा। तो मनोज कहता है कि नहीं, ये काम के लिए मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद मनोज जो है वो कुछ सोचता है, और पुलिस के पूरे गेटअप में मनोज खुद वहाँ जाता है। उस ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप है, आप यहाँ पे देखिए, सोना शूटिंग टॉप करके ग्रुप है, जहाँ से कि नकली चीज़ें मिलती हैं, यानी कि नाटक ड्रामा की चीज़ें भाड़े पे मिलती हैं। अब यहाँ पे पुलिस के ड्रेस में मनोज आता है और वहाँ के उस मालिक से मिलता है और कहता है कि मेरी बेटी है, छोटी सी बेटी है, जो कि आपके यहाँ किसी कॉमेडी शो की शूटिंग होती है, उसे वो शो बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को एक दिन शूटिंग दिखाया जाए, वो देखना। अब यहाँ पर वो जो तीनों चोर हैं वो मनोज की और अपने मालिक की बात को सुन रहे हैं, और उन्हें शक होता है कि कहीं ये असली पुलिस तो हमें ढूंढने के लिए नहीं आई हुई है, क्योंकि उन्होंने चोरी की थी। तो वो जो मालिक है उस ग्रुप का, वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अपने कुछ लोगों को बोल देता हूँ, वो आपकी बेटी को, आप अपनी बेटी को ले आइएगा, वो लोग इसे उन्हें शूटिंग दिखा देंगे। और वो आवाज़ देकर उन्हीं चोरों में से एक को बुलाते हैं और मनोज से उसका परिचय करवाते हैं। मनोज कहता है कि हाँ हाँ सर, हमारा वो कॉमेडी शो काफ़ी अच्छा है,
आप अपनी बेटी को कहिएगा वो यहाँ पे आ जाए, मैं खुद आपकी बेटी को उसकी शूटिंग दिखा दूंगा। उससे बातचीत करने के क्रम में और फिर वो जो मालिक है ना, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पर मनोज को उससे अकेले बात करने का मौका मिल जाता है और बात बात में मनोज को शक हो जाता है कि हो ना हो वो 3 पुलिस वाले में से एक ये भी होगा और 2 उसे लगता है कि वो जो दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं ज़रूर 2 वो हैं। और फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और दिखा देता है वो फुटेज जिसमें कि वो तीनों पुलिस बन के आए हुए हैं। उसको देखने के बाद तो उस व्यक्ति के होश ही उड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बागली की दुनिया में आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि वन्ना का रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन वन्ना के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और वागले जी यानी कि राजेश वागले के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे से करवा सके वन्ना के लिए। तो क्या वो इंदौर चले जाएंगे क्योंकि उनका तबादला इंदौर होने वाला है? तो ये सब कुछ हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।